नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। हम एमए फाइनल के 5वें पेपर समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियरीज। इसमें 3 यूनिट है और समाजशास्त्र के एडवांस सिद्धांत है, उच्चतर जो समाजशास्त्री सिद्धांत है वो हैं, थोड़ी मुश्किल हैं, फिर भी इनको सरल भाषा में समझने का हम प्रयास करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वह है रेंडाल कॉलिंस थियरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज। रेंडाल कॉलिंस का संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, रेंडाल कॉलिंस है वो अमेरिका के समाजशास्त्री हैं और उन्होंने टीचिंग और राइटिंग्स में बहुत काम किया है और अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के भी अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है। एक पुस्तक है कन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड एन एक्सप्लेनेटरी साइंस, जो 1975 में आई थी, और जो नवीनतम इनकी पुस्तक है वह द सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफीज, ए ग्लोबल थियोरी ऑफ इंटेलेक्चुअल चेंज। इस प्रथम पुस्तक में उन्होंने अपने संघर्ष सिद्धांत का विवेचन किया है और जो दूसरी पुस्तक है उसमें उन्होंने दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञों और गणितज्ञ जो पिछले 2000 सालों में हुए हैं उनके सिद्धांतों का विवेचन किया है। इनका जो संघर्ष सिद्धांत है वो, चूँकि ये फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से संबंधित युवा वामपंथी समाजशास्त्री हैं और इनका ये कहना है कि समाजशास्त्र एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम समाज में सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं और संघर्ष है वह भी समाज में परिवर्तन लाता है। संघर्ष के पीछे कुछ रिसोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं, उन्हीं के कारण समाज में संघर्ष होता है और वो सामाजिक परिवर्तन लाता है। ये इनके सिद्धांत का सार है और उन्होंने क्लासिकल समाज वैज्ञानिकों और जो नवीनतम समाज वैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों का समन्वय प्रस्तुत किया है। वो समाजशास्त्र को एक ऐसा साधन मानते हैं जिससे हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, सामाजिक परिघटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर सकते हैं और संघर्ष परिप्रेक्ष्य से ही हम समाज की विभिन्न घटनाओं की सटीक व्याख्या कर सकते हैं। रेंडाल कॉलिंस ने अपने संघर्ष सिद्धांत में कार्ल मार्क्स है, राल्फ डैरेंडॉर्फ है, लेविस कोजर है, इनके सभी सिद्धांतों को एकीकृत किया है। उन्होंने ये बताया है कि समाज में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है और हर व्यक्ति समूह के पास अपने अपने शक्ति के स्रोत होते हैं और जिसके पास ज़्यादा और अधिक प्रभावशाली स्रोत होते हैं वह उतना ही प्रभाव समाज में बनाए रखता है, उतने ही संसाधनों पर उसका अधिकार रहता है। लेविस कोजर का यह भी मानना है कि एक तरफ जहाँ राल्फ डैरेंडॉर्फ है वो शक्ति है, पावर है, अथॉरिटी है, उसको सामाजिक संबंधों का आधार मानते हैं, वहाँ कॉलिंस का कहना है, रेंडाल कॉलिंस का ये मानना है कि शक्ति का मूल आधार रिसोर्सेज हैं। आपके पास कितने रिसोर्स हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी शक्ति है और इसी से वो अपने संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या करते हैं और उनका ये कहना है कि संघर्ष का जो कारण है वो व्यक्ति और समूह के स्रोत हैं, क्योंकि स्रोत से ही शक्ति मिलती है और उसी से फिर संघर्ष होता है। संसाधन है वो सीमित हैं और धन, शक्ति, प्रतिष्ठा जो आर्थिक है, राजनीतिक और सामाजिक जो स्रोत हैं, संसाधन हैं, इनको प्राप्ति के लिए समाज में संघर्ष चलता रहता है और इस प्रकार ये समाज है जो ये जो संघर्ष है वो समाज में परिवर्तन लाता है। रेंडाल कॉलिंस इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। साथ ही वो क्लासिकल समाजशास्त्रियों के योगदान का भी इसमें अपना महत्व उनको देते हैं। उनका यह मानना है कि कार्ल मार्क्स है वो संघर्ष सिद्धांत के जनक हैं। उन्होंने कार्ल मार्क्स से भी बहुत सारी चीज़ें अपने सिद्धांत में ली हैं, लेकिन वो मार्क्सवादी नहीं हैं। संघर्ष सिद्धांत का अर्थ है गैर मार्क्सवादी, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के वामपंथी संघर्ष सिद्धांतकार है वो, लेकिन
मार्क्स सीधे वो मार्क्सवादी सिद्धांतकार नहीं माने जाते हैं। और साथ ही उन्होंने मैक्स वेबर का विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है, तुलनात्मक जो ऐतिहासिक उपागम है उसको भी अपने सिद्धांत में लिया है। इसी तरह उन्होंने ये हेराल्ड गॉर्फिंकेल है, इरविंग गॉफमैन है, इनको भी अपने सिद्धांतों में सम्मिलित किया है। यानी वो एक तरफ जहाँ इमाइल दुर्कीम है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है, इन मैक्रो समाज वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को लेते हैं। दूसरी तरह सूक्ष्म स्तर के जो सिद्धांत हैं, माइक्रो लेवल के जो थ्योरिस्ट हैं, इरविंग गॉफमैन है, हेराल्ड गॉर्फिंकेल हैं, जिन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी और फिनोमेनोलॉजी के सिद्धांत दिए हैं। और दूसरी तरफ शास्त्रीय समाज वैज्ञानिक है, एमाइल दुर्कीम है जो प्रकार्यवाद के संस्थापक है, कार्ल मार्क्स है जो संघर्ष सिद्धांत के जनक है, मैक्स वेबर है जिन्होंने तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति से समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। इन दोनों के सिद्धांतों का समन्वय करते हैं वो, और उनका ये कहना है कि सिद्धांतों का आधार स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, और ये स्रोत हैं, ये जो स्रोत हैं वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होते हैं, और इनमें विनिमय होता रहता है। और ये जो विनिमय हो रहा है ये गैर बराबरी वाले समूह में होता है। इस गैर बराबरी को दूर करने के लिए, यानी असमानता को दूर करने के लिए समाज में तनाव संघर्ष होता है। 1975 में जो रेंडाल कॉलिंस की पुस्तक प्रकाशित हुई, उसमें उन्होंने अपने संघर्ष सिद्धांत की 3 मान्यताओं को प्रस्तुत किया। धन, शक्ति और प्रतिष्ठा, वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज, कि प्रत्येक समाज में सभी लोग इनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और संपत्ति मिलने पर प्रतिष्ठा और शक्ति मिल जाती है, शक्ति मिलने पर संपत्ति और प्रतिष्ठा मिल जाती है। जैसा कि हम राजनीति में देखते हैं, नए नए लोग राजनीति में आते हैं, फिर धन दौलत प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। इसी तरह जिनके पास धन दौलत होती है वो राजनीति में भाग्य आजमाते हैं और राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा हासिल करते रहते हैं। तो प्रत्येक समाज के अपने हित होते हैं, समाज के लोगों के अपने हित होते हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं होती है। वो अधिक से अधिक धन, शक्ति, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। गरीब से गरीब व्यक्ति होता है ना, वह भी अपनी प्रतिष्ठा को खोना नहीं चाहता है। ये नहीं चाहता कि वह दूसरे के आदेशों का आंख मूंद कर पालन करता है, उसके भी अपना मान सम्मान, गरिमा होता है, इसलिए वह भी थोड़ी बहुत धन, शक्ति, प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करता रहता है। और जिसके पास जितनी अधिक रिसोर्सेज होते हैं, उतनी उसके पास शक्ति होती है, उतना ही वो धन, शक्ति, प्रतिष्ठा को अर्जित करने में सफल होता है। और रेंडाल कॉलिंस का ये भी कहना है, डियर स्टूडेंट्स, कि सब समाज के सभी सदस्य धन, शक्ति, प्रतिष्ठा के लिए भागदौड़ करते हैं तो समाज में संघर्ष होना स्वाभाविक है, क्योंकि धन, शक्ति, प्रतिष्ठा ये सभी के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, ये अपर्याप्त होते हैं। यानी एक अनाथ 100 बीमार वाली स्थिति हो जाती है। सभी लोग संसाधन संपन्न, शक्ति संपन्न, प्रतिष्ठा संपन्न नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी समाज में समानता के लिए संघर्ष चलता रहता है। राजनीतिक दल भी भागदौड़ करते हैं, उद्योगपति भी भागदौड़ करते हैं, समाज का आम आदमी भी भागदौड़ करते हैं, लेकिन शक्ति, प्रतिष्ठा, धन सबके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। इस कारण समाज में संघर्ष अवश्यंभावी है, ये अनिवार्य है। और इस अनिवार्य संघर्ष के कारण ही समाज में परिवर्तन सुनिश्चित होता है। कॉलिंस ये कहते हैं कि संघर्ष का कोई ना कोई सोर्स होता है। एक उदाहरण भी देते हैं वो, कि कभी कभी हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि कोई आदमी अगर किसी के साथ बहस हो जाती है या पुलिस उसको पकड़ लेती है, तो वो चेतावनी देता है, धमकी देता है, अपनी पहुंच का हवाला देता है। तो वो ये कहते हैं कि उनके संघर्ष सिद्धांत को इस सरल उदाहरण से समझा है कि वो अपने बल पर ये नहीं कर रहा है, उसके पीछे रिसोर्सेज हैं, कोई ना कोई रिसोर्सेज है जहाँ से उसे शक्ति मिल रही है, उसे ऐसा भरोसा है कि वो उसे बचा लेंगे, वो उसका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। प्रशासन, पुलिस या सामने वाला व्यक्ति उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, वो उसकी हेल्प लेकर अपनी बात मनवा सकता है, जेल जाने से बच सकता है। तो ये संघर्ष का जो स्रोत है वो कॉलिंस के संघर्ष सिद्धांत की बुनियाद है, मूलभूत सार है। कोई न कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्रोत ऐसा होता है जो इसके लिए प्रेरित करता है। रेंडल कॉलिंस ने 4 प्रकार के स्रोत बताए हैं जो संघर्ष के जनक है, जिनके कारण समाज में तनाव, संघर्ष की
शक्ति मिलती है, वो संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। पहला है भौतिक और तकनीकी स्रोत। इसमें संपत्ति, साधन, शिक्षा, दीक्षा, कुशलता, ये चीज़ें आती हैं। दूसरी है शारीरिक आकर्षण और शक्ति। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है और उसमें शारीरिक गुण, सुंदरता और प्रभावशाली आकर्षक व्यक्तित्व भी होता है। तो इनको लेकर भी समाज में संघर्ष होता है। स्त्रियों को लेकर समाज और राष्ट्रों में भी संघर्ष होता है, व्यक्तियों में भी संघर्ष होता है। तीसरा स्रोत है संख्या और समुदाय की विशिष्टता। कभी कभी हम देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिक दंगों के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, तो वो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के बीच में होते हैं। तो संख्या बल के आधार पर ही बहुसंख्यक जो समुदाय होता है वो अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अपना प्रभाव और शक्ति का प्रयोग करता है और इस तरह संघर्ष पैदा होता है। और समुदाय की भी विशिष्टता होती है। एक समुदाय होता है वो अपने हितों के लिए एकजुट हो जाता है और दूसरा समुदाय जो उसके साथ हितों के साथ खिलवाड़ करता है तो वो एकजुट हो जाते हैं, उसका सामना करते हैं, उससे संघर्ष करते हैं। तो इस तरह संख्या और समुदाय की जो विशिष्टता है वो भी संघर्ष का स्रोत है। और चौथा है संस्कृति और परंपराओं में निहित स्रोत। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति हैं, परंपराएं हैं, उनके साथ व्यक्ति का गहरा संवेगात्मक और आत्मिक लगाव होता है। अपनी मान सम्मान संस्कृति की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने धर्म पर, अपने देवताओं पर टिप्पणी करने पर या अपनी सांस्कृतिक या अपने जातीय धार्मिक अस्मिता को बनाए रखने के लिए कई बार सती, जौहर, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो भी संघर्ष की प्रेरणा देती है, संघर्ष का स्रोत होती हैं। तो रेंडाल कॉलिंस ने संघर्ष के 4 मुख्य स्रोत बताए हैं। भौतिक और तकनीकी स्रोत, दूसरा शारीरिक आकर्षण और शक्ति, तीसरा संख्या और समुदाय की विशिष्टता, चौथा संस्कृति और परंपरा। ये 4 मुख्य स्रोत हैं जिनके कारण संघर्ष है उसका उद्भव होता है, संघर्ष को जन्म मिलता है। और संघर्ष करने के लिए आधार है वो व्यक्ति और समूह होते हैं। ये कॉलिन का सबसे बड़ा मूलभूत तर्क है संघर्ष सिद्धांत के पक्ष में। और ये संघर्ष के निर्णायक तत्व होते हैं क्योंकि समूह और व्यक्तियों के बिना, उनकी एकजुटता, उनके संगठन के बिना संघर्ष नहीं हो सकता। दूसरे समूह को, दूसरे व्यक्तियों को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी तरह कॉलिन अपने सामाजिक स्त्रीकरण का जो विश्लेषण है वो भी धन, शक्ति और प्रतिष्ठा यानी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इन 3 आधारों पर करते हैं। और उनका ये कहना है कि समाज में असमानता है, गैर बराबरी है और इसको दूर करने के लिए संघर्ष होता है। और ये असमानता, गैर बराबरी धन, शक्ति और प्रतिष्ठा की है। और इसके लिए अलग अलग समाज वैज्ञानिकों ने अपने नए सिद्धांतों से इसको विश्लेषित किया है। मार्क्स है वो संघर्ष का कारण जैसे उत्पादन पद्धति को बताते हैं। इस तरह वेबर है वो शक्ति, प्रतिष्ठा, राजनीतिक दल का विवेचन करते हैं। डायरेंडॉर्फ है वो प्राधिकार संबंधों की बात करते हैं। लेकिन कॉलिन्स हैं वो व्यक्ति और समूह के पास जो स्रोत हैं उन स्रोतों से संघर्ष का उदय होता है और वो संघर्ष का मूल आधार है, ताकत है। उसके बिना संघर्ष नहीं होता, ये बात कहते हैं। साथ ही संघर्ष के पैदा करने वाले जो स्रोत हैं उसमें उन्होंने अलग से धर्मविधि, रिचुअल विनिमय की व्याख्या की। धर्मविधि से उनका तात्पर्य है कि ये एक प्रकार का सांस्कृतिक साधन है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों की भागीदारी होती है। वो परस्पर चेतना से जुड़े हुए रहते हैं, एक संवेगात्मक रुझान होता है और कुछ प्रतीक होते हैं और वो अपने हित और धर्मविधि से प्रेरित होकर किसी उद्देश्य के लिए एकजुट होकर, संगठित होकर संघर्ष करते हैं। और वो जो भीड़ का जो संगठन है वो संघर्ष पैदा करता है। और इस तरह उन्होंने धर्मविधि को भी संघर्ष का एक निर्णायक कारण माना है। अलग से उन्होंने ये अपनी बात कही है। जाने माने समाज वैज्ञानिक J.H. टर्नर हैं, उन्होंने कॉलिन्स का जो ये संघर्ष सिद्धांत है इसमें वो विनिमय संघर्ष सिद्धांत के नाम से भी परिभाषित किया है।
क्योंकि इसमें विचार, भावनाओं, संवेगों का आदान प्रदान होता है और धर्म विधि को संघर्ष के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके आधार पर लोगों को एकजुट किया जाता है, अपने हितों के लिए संघर्ष के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह रेंडाल कॉलिंस ने अपने संघर्ष सिद्धांत और उससे उत्पन्न सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण किया है और उन्होंने सूक्ष्म समाजशास्त्र माइक्रो सोशियोलॉजी, यानी जिसमें समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज के सदस्य व्यक्ति के स्तर पर गठित होने वाले जो समाजशास्त्र सिद्धांत है, परगटना शास्त्र, लोक पद्धति विज्ञान, इरिंग गॉफमैन, हेराल्ड गॉरफिंकेल, इनको और फ्रेद समाजशास्त्र जिसमें सामाजिक व्यवस्था के वृहत स्तर के व्यापक संपूर्ण समाज के इस स्तर के सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है, जिसमें क्लासिकल समाजशास्त्री आते हैं, कार्ल मार्क्स है, एमाइल दुर्कheim है, मैक्स वेबर है, डॉर्फ है। इन दोनों का वो एकीकरण करते हैं, यानी सूक्ष्म समाजशास्त्र और बृहत समाजशास्त्र दोनों का वो समन्वय करते हैं। और फिर भी रेंडाल कॉलिंस का भी जो संघर्ष सिद्धांत है, इसके भी अपनी कुछ कमियां हैं। उन्होंने अपने संघर्ष सिद्धांत को काफ़ी शाब्दिक रूप से जटिल बना दिया है और वो बार बार अंतरक्रिया पर बल देते हैं, राज्य व शिक्षा की व्याख्या करते हैं, लेकिन एक रूपरेखा मात्र प्रस्तुत कर पाते हैं। तो इस तरह इनके संघर्ष सिद्धांत में भी समाज वैज्ञानिकों ने कुछ कमियां बताई हैं। फिर भी इनका जो संघर्ष सिद्धांत है वो समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए संघर्ष परिप्रेक्ष्य से समाज को समझने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र को सामाजिक परिवर्तन के का एक महत्वपूर्ण टूल सिद्ध करता है, जिसमें हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और इस तरह रेंडाल कॉलिंस अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से समाज का विश्लेषण करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने इस संघर्ष सिद्धांत को बेहतर ढंग से समझा है। फिर भी कोई कठिनाई हो, किसी तरह की परेशानी हो, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र के उच्चतर जो सिद्धांत है वो काफ़ी कठिन है, विशेष रूप से जो भाषा है वो काफ़ी जटिल है। इन सिद्धांतों को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र के अधिक नज़दीक है। फिर भी हम सरल भाषा में इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमें तो ध्यान रखने की चीज़ है कि हमें किसी भी सिद्धांतकार की सेंट्रल थीम को समझना है कि उसकी केंद्रीय विषय वस्तु क्या है, उसने कौन कौन सी पुस्तकें दी है और उसकी अवधारणाएं कौन कौन सी है। यहाँ जैसे हमें ये ध्यान रखना है कि रेंडाल कॉलिंस कहाँ के समाज वैज्ञानिक है, क्या उनका परिप्रेक्ष्य है और उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी है और उन्होंने कौन कौन से मुख्य स्रोत बताए हैं संघर्ष के, और इनका सिद्धांत है उसके सेंट्रल थीम क्या है। अगर हम इतना समझ पाते हैं तो कम पढ़कर किसी सिद्धांत का सब्जेक्ट मैटर हमारे पास कम होकर भी हम परीक्षा में और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ किसी नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।